जीना नहीं चाहती, मुझे मेरी जिंदगी खत्म करनी है। अगर अदालतें मुझे न्याय नहीं दे सकती तो मुझे मौत दे दीजिए। मैं यूथनेशिया के लिए फरियाद करती हूँ, मुझे मेरे मरने का हक दे दीजिए। मैं कोर्ट से अपील करती हूँ, मुझे मरने दीजिए। एक युवती सरकार से मौत की फरियाद कर रही थी। क्यों? ऐसा क्या अन्याय हुआ था इस लड़की के साथ जिसकी वजह से वो दृढ़ आवाज में आत्महत्या का हक मांग रही थी? 9 साल पहले 2003 धनबाद झारखंड। ये मिताली दास एक अलग ही लड़की थी। उसके रोम रोम में जोश और उम्मीद थी। वो सबकी आंखों का तारा थी और मिताली की आंखों में थे सपने जिन्हें पूरा करने का वो संकल्प कर चुकी थी। सावधान! विश्राम! सावधान! सामने से तेज चल! गॉड सल्यूट! भाई तुम्हारे लिए गुड न्यूज है मिताली। गुड न्यूज़? कैसी गुड न्यूज़ सर? तुम्हारे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के एकेडमिक परफॉर्मेंस और तुम्हारी ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखकर कॉलेज बोर्ड ने यह फैसला किया है कि तुम्हें ऑनर्स कंप्लीट होने तक फुल स्कॉलरशिप दी जाए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हम नोटिस कर रहे हैं कि तुम्हारी दिलचस्पी सोशियोलॉजी में ज्यादा है और एनसीसी में भी तुम काफी आगे हो। सो फ्यूचर प्लान क्या है तुम्हारा? IAS या IPS? हमने उसके बारे में अभी तक कुछ सोचा नहीं है, बस इतना सोचा है कि आगे जाके सोशियोलॉजी में मास्टर्स करेंगे और फिर उसके बाद PhD। मिताली तुम्हें कभी भी कोई भी जरूरत पड़ी कॉलेज हमेशा तुम्हारे साथ है। हम पे भरोसा करने के लिए थैंक यू अगेन सर। सर, हम आपको कभी लेट डाउन नहीं करेंगे। सर आज आपका मुंह मीठा कराए बगैर ना टिकटवा हम खोलेंगे नहीं। पी लीजिए। अरे लेकिन खुशखबरी क्या है वो तो बताओ कमलनाथ। अब आज हमारा जीवन सफल हो गया। हमारी मिताली बिटिया है ना, कॉलेज उसको स्कॉलरशिप दिए। अरे वाह। इसलिए नहीं कि वो गरीब का बेटी, बल्कि इसलिए कि वो हर विषय में फर्स्ट क्लास आई है। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है कमलनाथ, मिताली बिटिया बहुत आगे जाएगी। धन्यवाद साहब। हम तो कहते हैं कि ऐसी बिटिया हर घर को मिले। मीठू दीदी हम जा रहे हैं। अरे सुन, हाँ? वो ट्रायो का चैप्टर नंबर 4 है ना, यहाँ से टीचर से पूछ लेना। आज शाम को सीओ क्रैक करना है हमें। और कुछ? कैप्टन मिताली दास। और कुछ नहीं, पीछे मुड़, सीधे चल, रुकना मना है। लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट बाय। अरे मीठू लाओ, अब तुम छोड़ दो, हम सब कर लेंगे। तुम्हें कॉलेज के लिए देर नहीं हो रही का? माँ, हमें कौन सा दुल्हन की तरह सजना है, बस 10 मिनट लगेंगे रेडी होने के लिए। अच्छा माँ, आज से ना हम 1 घंटा लेट आएंगे। वो का है? वो सिविल सर्विस की स्पेशल क्लास है ना, इसलिए। वो तो नजदीक में है ना, तो एक तो काम क्यों नहीं करती? कॉलेज से पहले घर आ जाना, थोड़ा सुस्ता लेना। अरे माँ, टाइम नहीं हमारे पास। हमारी जिंदगी का एक एक सेकंड बहुत कीमती है। हम सब जानते हैं बिटिया, लेकिन बीच बीच में सांस भी लेनी चाहिए। और तेरे पैर में तो चक्के लग गए हैं। माँ, अभी गेट लगना बाकी है। भैया, अरे भैया, हम तो पूछना ही भूल गए, इंटरव्यू कैसा रहा कल आपका? ठीक ही हुआ, बोले अगला हफ्ता से ज्वाइन करने का चांस हो सकता है। देखते हैं, इतना सारा तो इंटरव्यू दे के बैठे हैं। भैया, ये नेगेटिव थिंकिंग को ना अपने दिमाग से निकाल के फेंक दो। ये जॉब आपका जरूर मिलेगा, हम कह रहे हैं ना, जस्ट डू इट। मिताली, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि कोर्ट तुम्हें इतना बड़ा कदम उठाने देगा? आफ्टर ऑल सुसाइड एक जुर्म है मिताली जी, कानूनन जुर्म। जुर्म? मेरे साथ जो हुआ वो क्या है? आज मैं तकलीफ में हूँ, मेरा पूरा परिवार तकलीफ में है। मुझे नहीं पता जुर्म क्या है। आप बताइए,
क्या है जुल्म? कहाँ रे सपन, तुम नौकरी काहे छोड़ दिए रे? हमें जमा नहीं बाबा। तुमको जमा नहीं? साला ये नौकरी के लिए हम अपना नाक रगड़े हैं सेठ जी के सामने, गिड़गिड़ाए हैं, और तुमको ये नौकरी जमा नहीं। तो हमने कहा था का, और वैसे भी वो सेठ हमें हमारे हुनर के हिसाब से पैसा नहीं दे रहा, हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है ना वो। तुम्हारे स्टैंडर्ड का अचार डाले हम हैं? साला 22 का हो गया है तुम घोड़ा जैसा, कुछ काम तुमको आता जाता नहीं, बात करता है स्टैंडर्ड का। बहुत जल्द पता लग जाएगा आपको कि क्या कर सकते हैं। अब ही आवारागर्दी और मुफ्त का रोटी तोड़ने के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता हमें। जब 3 साल से कुछ नहीं किया तो अब क्या कर लेगा? हम बुरा नहीं मान रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम्हारे दिल में हमारे लिए बहुत प्रेम है। तभी हम दोनों तुम्हारे बारे में सोच के रात भर रोते रहते हैं। बेटा, हमने जो करना था अपनी जिंदगी में वो कर लिया, अब तुम कुछ करो जिंदगी में टाइम रहते। समझाओ इसे। सुना अम्मा, बाबा ने क्या कहा? हर चीज टाइम टू टाइम होनी चाहिए। फिलहाल तो चाय का टाइम हो रहा है, एक चाय पिला दो। हे राम, अभी आई क्या तुम्हारी? अरे अभी कहाँ भैया, अभी तो ज्ञान का मंदिर यानी कि कॉलेज खुलने में टाइम है। अच्छी बात है ना, इंतजार करते हैं। बहुत हो गया इंतजार भैया, अब 6 साल से तो हम ही देख रहे हैं आपका नयन मटकता। एक बात कहें भैया, आज अपने दिल की बात बोली डालिए। शर्ट अच्छा लग रहा है ना हमारा, हैं? कमाल करते हैं भैया आप। अरे हमारी होने वाली भाभी कोई पराई थोड़ी, वो तो अपनी है। अरे दावे के साथ कह सकते हैं बचपन से आप ही को स्वामी माने बैठी होंगी, बस इंतजार कर रही होंगी कि कब आप पहली बात कहें। वो देखिए साक्षात भाभी जी। एक बात कहें भैया, आज अपने प्यार की गोली चला ही दीजिए। थाए 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 थाए। मिताली, हाय। कैसे हो सपन? ठीक नहीं है, 104 बुखार है हमें, तुम्हारे प्यार का। क्या बकवास कर रहे हो? सच कह रहे हैं। देखो सपन, हमें ऐसी भद्दी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नीतू, प्यार कब से भद्दा हो गया? अरे पिछले 6 साल से मर रहे हैं तुम पर, तुम्हें इतना लाइक करते, इतना पसंद करते, तुम सोच भी नहीं सकती। नीतू, हमसे शादी करो। पागल हो गए हो क्या? आज के बाद तुम हमसे बात तक मत करना, और आइंदा हमारा रास्ता रोकने की कोशिश की ना तो अच्छा नहीं होगा। ये तो प्यार में बड़ा ही गड़बड़ ट्विस्ट आ गया, रिजेक्ट भी कर दिया और इंसल्ट भी, 2-2 घाव दे दिए आपको। मोहल्ले के एक बेकार, आलसी और नालायक युवक स्वपन ने मिताली के सामने प्रेम और शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन मिताली के दिल में उस लड़के के लिए रत्ती भर की भी फीलिंग्स नहीं थी। बात को घुमाए फिराए बिना मिताली ने उसे ना कह दिया, लेकिन ये रिजेक्शन स्वपन के मेल ईगो पर तेजाब का काम कर गया। तुम लोगों को सीधी भाषा समझ में नहीं आती का? हाँ? अब आप प्यार की भाषा समझ ही नहीं रही। स्वपन भैया वेरी मच लव्स यू भाभी जी। शट अप इडियट। ए मितू, अपना इस ब्यूटी पर इतना घमंड मत करो। ये जवानी और खूबसूरती सिर्फ 4 दिन का खेल है। हमेशा साथ रहने वाली चीज होती है प्यार, और वो भी सच्चा प्यार जो हम तुमसे करते हैं। ओनली हम। हमारा बात मान लो, लाइफ बन जाएगा तुम्हारा। थैंक यू सो मच, लेकिन हमें तुम में, तुम्हारी लाइफ में या तुम्हारी किसी भी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो बताइए ना, किसमें इंटरेस्ट है? अरे नाम तो लीजिए, यहीं गाड़ देंगे साले को। मान भी जाइए भाभी जी, सपन भैया गोल्डन आदमी है, गोल्डन। अरे पूरे धनबाद में नहीं मिलेगा हम जैसे। पटना, दिल्ली, मुंबई कहीं नहीं मिलेगा। विदेश भी चली जाओगी ना तब भी नहीं मिलेगा, और तुम सिर्फ हमारे लिए बनी हो। इसका एक घमंड एक दिन ऐसा उतारेंगे ना कि पूरा जिंदगी रोएगी सिर्फ। क्या हो, कार डीलिंग बाजी चल रहा है? लव स्टोरी डगमगा गई अजय भैया। अब सपन भैया ने असली लव का इजहार किया तो मिताली भाभी ओवर स्मार्ट बन रही है। अरे वो कॉलेज की एकदम टॉप की स्टूडेंट है, हमको पता चला है कि हर चीज में एकदम ब्राइट है। तुम दोनों ज्यादा फैंटम ना बनो। मैडम एनसीसी में भी हैं, 1-1 किलो का जूता होता है उनका, घुमा के देंगी, यहीं पे लेफ्ट राइट हो जाएगा दोनों का। क्या करें, चूड़ी पहन के बैठ जाएं यहाँ? लेकिन भैया एक बात सहन नहीं होती, जब अंग्रेजी में गाली देती है ना, गुस्सा आ जाता है माँ कसम। क्या बात कर रहे हो?
अरे हमको तो बड़ा अच्छा लगता है जब लड़की लोग अंग्रेजी में गाली देती है। माँ कसम एकदम दिल गनगना जाता है। ये तो अब इसका गनगनाएगा, ऐसा झटका देंगे कि पूरी दुनिया हिल जाएगी इस साले की। थ्योरम समझ में आ गई? टफ है लेकिन मजा आ रहा है। सही? अरे वाह, 100% सही। अब ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारे बाएं हाथ में खेलोगे कि नहीं? टॉप करोगी तुम। हमें तो हर सब्जेक्ट में टॉप करना है, आपकी तरह स्कॉलरशिप भी लेनी है। हाँ, मिलेगी, जरूर मिलेगी। अरे हम तो चाहते हैं कि तुम दोनों खूब पढ़ो और बड़े बड़े अफसर बनो। अरे यही दिन देखने के लिए तो धतकिया से धनबाद आए हैं। क्यों मधुरिमा, सही फैसला लिए थे ना? हाँ हाँ जी, बिल्कुल सही फैसला किया था। लेकिन धरकिया को भूल मत जाइएगा, अम्मा बाबूजी हैं वहाँ पे। और नई गैया भी तो है, एक तो काम क्यों नहीं करते? जरा अम्मा बाबूजी से जाके मिल आइए और गैया की भी खबर ले लीजिए, ढंग से दूध देती है या नहीं। इसी इतवार को जाते हैं। बाबा हम भी चलेंगे आपके साथ। हम भी चलेंगे। दादा दादी से मिले हुए अरसा हो गया। बाबूजी, दादी जी, अरे प्रणाम। प्रणाम दादी जी। जीते रहो कैसे हम? जीत रहो बेटा। अम्मा प्रणाम। कैसे? बिल्कुल बिल्कुल ठीक। कमल, ये 2 मजदूर हमने खेत में लगा दिए हैं और ये गाय जो तुमने खरीद के दी है ना, समझो शंकर भगवान की देन है। बाबूजी, ऊपर वाले की बड़ी कृपा है हम पर। आपकी 2 पोतियां जो है ना, इनको सरस्वती माँ का डायरेक्ट आशीर्वाद मिला हुआ। कॉलेज ने मिताली को इस साल फुल स्कॉलरशिप दिया है। दोनों पोतियां तो देखना हमारे कुल का नाम रोशन करेंगी। हम ऊपर से भी आशीर्वाद देते रहेंगे। बाबूजी देखो, ये ऊपर ऊपर जाने का बात अभी मत कीजिए। आपको और माताजी को हमारे साथ धनबाद शहर चलना है। दोनों पोतियों को आशीर्वाद देना है शादी के लिए। अरे नहीं नहीं बेटा, हम गांव छोड़ के नहीं जाएंगे। तुम चाहो तो ये जमीन बेच दो, पढ़ाई और शादी के खर्चे में काम आएंगी। पर बेटा हम यहाँ से नहीं हटेंगे। काहे बाबूजी? सच बात तो यह है कि शहर का जिंदगी हमका रास नहीं आती। अब वहाँ का जिंदगी तो। कमलनाथ जी, क्या आप अपनी बेटी को आत्महत्या करने की इजाजत दे रहे हैं? हमसे हमारी बेटी का दर्द देखा नहीं जाता है। हम इसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप हमसे पूछ रहे हैं कि क्या हम इसे इजाजत दे रहे हैं आत्महत्या करने की? जी नहीं। हम चाहते हैं कि इसे अपनी जिंदगी वापस मिले और इसको न्याय मिले। फिर मिताली जी यूथेनेशिया की मांग क्यों कर रही है कमलनाथ जी? और आप उन्हें उनकी जिंदगी खत्म कर देने वाली बात आखिर क्यों करने दे रहे हैं? एक बार आ जाओ, फिर खुद ही आओगी बार बार। सच कह रहे हैं सपन भैया, इनका पावर वर्ल्ड फेमस है। ऐसा सुकून मिलेगा कि कॉलेज का कोई लौंडा भी ना दे पाएगा। एक चीज होती है शर्म, सुना है कभी? महसूस किया है? बेशर्म कहीं के। अरे अभी तक तो कोई बेशर्मी की भी नहीं है। और शर्म तो तुमको आना चाहिए। मर्दों के जैसा घूमते रहती है हिया हुआ पता नहीं कहाँ कहाँ। सपन, ये दाल ऐसे ना गलेगी। लेकिन जब गलेगी लाल मिर्च का ऐसा तड़का लगाएंगे। काहे सपन भैया? तड़का लगा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे? लगा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे? हमारा दुपट्टा में वापस कर दो।
ईव टीजिंग और हैरेसमेंट के दृश्य फिल्माने में हमें उतना ही कष्ट होता है जितना कि आपको देखने में होता है, लेकिन वो हम इसलिए दिखाते हैं क्योंकि असलियत में जो होता है वो इससे कई गुना भद्दा और भयानक होता है। ये एक धब्बा है प्रशासन पर, कानून पर और उन तमाम संस्थाओं पर जो औरतों की जिंदगी बेहतर और सुरक्षित बनाने के लिए बनाई गई। क्या ये सारे सरकारी अंग एक साथ मिलकर औरतों का इस तरह का हैरेसमेंट रोक नहीं सकते हैं? हाल ही में रांची और कश्मीर वैली में फतवे जारी किए गए कि औरतें जीन्स नहीं पहनेंगी, औरतें मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करेंगी। जरा सोचिए, और प्रशासन हर बार की तरह इसे छुटपुट असामाजिक तत्वों का काम बताकर अनदेखा कर देता है। और फिर जब कोई सीरियस वारदात होती है तब डिबेट्स पर डिबेट शुरू हो जाती है, टॉक शोज में डिस्कशंस होते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद एक और फतवा निकलता है। हम ये जानना चाहते हैं कि वो कानून किस काम का जो जुर्म की दस्तक सुनता ही नहीं। ये कहना बहुत आसान होगा कि मिताली पुलिस के पास क्यों नहीं गई, लेकिन हम पूछते हैं कि पुलिस और प्रशासन मिताली के लिए एक सुरक्षित माहौल क्यों नहीं बना पाए? ऐसी बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे होती है इन लड़कों की? मिताली, कोई परेशानी है क्या? बिटिया, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या? बोल बिटिया, क्या हुआ? मीतू दीदी, क्या हुआ? मिताली बोल बेटा, क्या हुआ है? क्या हुआ दीदी? बोल बिटिया। आशीष, आओ मेरे साथ। इतने सालों से मोहल्ले में रह रहे हैं, सोचा था कि शरीफ लोग रहते हैं यहाँ पर। कमलनाथ जी, हम बात करेंगे स्वपन से, लेकिन एक बात कहें आपसे, बिटिया जो है आपकी वो भी थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोल रही है बात को। हम मानते हैं कि हमारे बेटे के पास कोई नौकरी नहीं है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, पर हमारा बेटा इतना गया गुजरा नहीं है कि किसी राह चलती लड़की को छेड़े। अरे चाची, ये सब कोई पहली बार थोड़ी हुआ है। ये लोग एक अरसे से मीतू को परेशान कर रहे हैं। मिताली ने कई बार इन लोगों को वार्निंग देकर छोड़ दिया है, लेकिन लगता है इन लोग का बेशर्मी का खाल कुछ ज्यादा ही मोटा हो रहा है। उतारना पड़ेगा अब। पहले जाके अपनी चुड़ैल बहन की चर्बी उतार। ऐसा मटक मटक के चलती है कि कोई अंधा भी टूट पड़े। सपन, चुप कर जाओ, देंगे हम। दे देना बाबा, लेकिन उससे सच्चाई नहीं बदलेगी। सच्चाई यही है, एक टाइम से मिताली हमारे पीछे लाइन मारती है, हमको गंदे गंदे इशारे करती है। अरे कॉलेज ने खिताब क्या दे दिया, मैडम के पर लग गए, मुंह पे उंगली उठा रही है बेशरम। इतना बड़ा हो गए, शादी हो गया, बच्चा हो गया, और तुम भी? हम भी कहाँ हैं? नहीं, हम भी कहा। अरे कुछ बच्चों का ख्याल करो, उनके संस्कारों पर क्या असर होगा? जब बाप ऐसी हरकत करेगा तो बच्चे भी वैसा ही बनेंगे ना। चुप रहिए, समझे? हमारे घर में आकर के हमारे बच्चों का बुरा सोच रहे हैं आप। अरे अजय भैया, वो बात नहीं कर रहे हैं बाबूजी। अगर आप ऐसा गिरा हुआ हरकत करेंगे तो बच्चा सब वही सीखेगा ना। जाके पहले अपनी बहन को जा करके देखो, जो दिन रात सपनवा के साथ गुलछर्रा उड़ाते रहती है, पता नहीं कौन कौन लड़का लोग के साथ मजे मारते रहती है। तुम हमको लेक्चर देने आ रहे? चुपचाप निकलने से तो टांग तोड़ देंगे, समझा? निकलिए, अरे जाइए। पापा, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। देख राम, अभी छोटा है तू, संभल जा, समझा? उन बेकार लड़कों के साथ घूमेगा ना तो उनके जैसा बर्बाद होकर रह जाएगा, बता रहे तुमको। अब हमारी फिक्र छोड़िए और अपनी बहन को समझाइए। घर से निकलते ही पूरे कपड़े का स्टाइल ही चेंज हो जाता है। मर्दों को उकसाने में बहुत इंजॉय करती है आपकी बहन। हम तुमको कह रहा हूँ। देखिए, आपको जो बोलना था बोलिए, अब हमें अपने लड़के को क्या समझाना है वो हम समझा लेंगे। सिर्फ समझाने से कुछ नहीं होगा, इसको सुधारिए और आज से, वरना कल को जो है आपके पछताने के लिए भी बहुत देर हो जाएगा। वो हम देख लेंगे जी। तुम्हारे घर का रोटी नहीं खाता जो तुम्हारी को इतनी फिक्र हो रही है। जो भी समझाना है सुधारना, अपनी लड़की को सुधारिए जाके। हमारे घर में दखलंदाजी करने की जरूरत ना है। क्या हीरोइन, इतना तड़प है हमसे मिलने को?
बुलावे के लिए अपने बाप भाई को भेज दिए। हाँ? तुम लोग आदमी हो या जानवर? कितनी बार कहा हमें परेशान मत किया करो, समझ में नहीं आता है क्या? तुम्हें क्या लगता है तुम हमें तंग करते रहोगे और हम चुपचाप सहन करते रहेंगे? कहाँ और आ रहे हैं यहाँ पे? भाई साहब रोज कॉलेज जाते हुए हमें परेशान करते हैं लोग, गंदी गंदी बातें करते हैं। अरे परेशान हो गए हम लोग इनसे, समझा समझा के थक गए हैं, लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आता है। अरे भैया ये झूठ बोल रही है। अरे अरे ऐसा कुछ नहीं है, फालतू में हम लोगों को फंसाना चाहती है। अब देखिए ना, खुद चालू है, हम घास नहीं डालते तो इस तरह से बदला ले रही हैं। अरे पैसे मांगती हैं हमसे मजे करने के। बेशर्म इंसान। भाई साहब हम कॉलेज स्टूडेंट हैं, हम कोई पागल नहीं है जो सड़क पे इस तरह से तमाशा करेंगे। ये लोग बेशर्म लोग हैं यहाँ के। कहाँ समझता तुम लोग अपने आप को? हाँ, ये जो यहाँ इतना पब्लिक है, संबूरक है, और तुम लोग का बात मान लेगा? हैं? ये जो इतना देर से रो रही है, चिल्ला रही है, इसका बात नहीं समझेंगे हम लोग? हैं? अरे भैया हम लोग भी अच्छे घर के लोग हैं। ये तो अच्छे घर के लोग हो तुम लोग? तुम्हारे घर वाले चुप रह के तुम्हारी हरकतों में पर्दा डालते हैं, उनके हिसाब से तुम लोग कुछ गलत कर ही नहीं सकते हो। भाई साहब हम अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगाना चाहते हैं, हमारे इम्तिहान हमारे सर पर है, लेकिन ये लोग रोज कुछ ना कुछ हरकतें करते हैं। 2 दिन पहले हमारा दुपट्टा हमसे छीन लिया, और आज आके हमें पीछे से छुआ। अरे कोई गुंडा राज चल रहा है क्या? कोई भी लड़का कुछ भी कर सकता लड़की के साथ। ए मजनू लोग, आज के बाद तुम लोग अगर इस लड़की को आंख उठा के भी देखा तो वहीं से घसीटते हुए थाना लेके जाएंगे। तुम कॉलेज जाओ, टेंशन मत लो, ये सबको हम संभाल लेंगे। ठीक है? ए बाबू लोग चलो निकलो, अपना अपना काम करो, चलो चल जाओ चल। पब्लिक में मिताली द्वारा उन पर चिल्लाना इन तीनों कायरों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उन्होंने पहले मिताली को उनकी अश्लील बातों का विरोध करते तो देखा था, लेकिन उसका गुस्सा उन्हें पहली बार देखने को मिला। आने वाले 4 दिनों तक ये मिताली से दूर रहे, कहीं नजर नहीं आए। मिताली रोज की तरह कॉलेज जाती रही। ऐसा लग रहा था कि इन तीनों ने सबक सीख लिया था। मेरे सारे सपने, सारी आशाएं सब जलकर राख हो गया। मैं आखिरी बार खुश 9 साल पहले हुई थी, जब मैं 17 साल की कॉलेज स्टूडेंट थी। तब से लेकर आज तक सिर्फ दुख होता है, एक सांस लेने में तकलीफ होती है। अगर मैं अपना दर्द कम करना चाहती हूँ, अपनी सांसों को रोकना चाहती हूँ, तो कानून को क्या हक बनता है कि वो मुझे रोके? दीदी, हाँ वो तीनों आपको अभी भी छेड़ते हैं? नहीं, हमें लगता है उनको उनका सबक मिल गया। पता नहीं दीदी, हमको तो बहुत डर लगता है। हमको भी, पर क्या करें, सोशियोलॉजी में इतनी बड़ी बड़ी बातें सीखते हैं, मानवता का विकास, एक देश का सोशल इथोस, वजूद, पर हकीकत कितनी अलग है ना, कितनी गंदी है। प्रोग्रेस ना सिर्फ टेक्नोलॉजी में हुई है, लेकिन हमारा देश, हमारे विचार आज ही पिछड़े हुए हैं। इंसान एकदम जानवर है और कुछ नहीं सुधरने वाला। सदियों से ये देश ना राम भरोसे चल रहा है, ये किसी को तो कोशिश करना होगा। हम भी कुछ जाने, हम भी कुछ सोचें, तभी इस देश का कुछ होगा।
22 अप्रैल 2003 की रात मिताली को छेड़ने वाले तीनों कायर दास परिवार के घर की छत पर पहुंचे। वो जानते थे कि गर्मियों में सारा परिवार छत पर सोता है। यहां पहुंचकर उन्होंने सोई हुई मिताली के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। इस एसिड अटैक ने मिताली के चेहरे को छलनी कर दिया। इस अटैक में मिताली की बहन सोनाक्षी के हाथों पर और पिता कमलनाथ के पैरों पर कुछ चोटें आईं, लेकिन मिताली डॉक्टर साहब, हमारी बेटी कैसी है? फिलहाल हमने उसे पेन किलर्स की ड्रिप दे दी है। वो ठीक तो हो जाएगी ना? बोलिए ना डॉक्टर साहब, कैसे हमारी मिताली? वो ठीक तो हो जाएगी ना? फिलहाल मिताली की कंडीशन बहुत खराब है। जो भी हम कल सुबह तक ही बता पाएंगे। अरे संभालिए, आपको भी चोट लगी? डॉक्टर साहब हम ठीक है, हमारी बेटियां ठीक तो हो जाएगी ना? अरे क्या कर दिया इन लोगों ने उसको? कब हुआ ये सब? 2 घंटा पहले साहब। मतलब लगभग रात के 1:30 बजे? जी सर। आपने देखा हम तुम्हें को? सर वो मिताली की चीखें सुनते ही हम उठ गए। उसके बाद जो मिताली का जो हालत था ना, वो देखते देखते और कुछ देखे नहीं सर। मिताली बिटिया का चेहरा नहीं रहा था, पिघलता हुआ मांस था। हम लोग बहुत घबरा गए थे, कुछ देख नहीं पाए। लेकिन हमारी छोटी बेटी सोनाक्षी, उसके हाथ पर भी एसिड गिरा। उसने उन्हें भागते हुए देखा था। दिनेश, जी सर। FIR लॉन्च करो। जी सर। देखिए, हमें आपकी बेटी मिताली का स्टेटमेंट लेना पड़ेगा। लेकिन सर वो तो हॉस्पिटल में है सर। हाँ, अभी हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे उसको। हम सुबह आएंगे स्टेटमेंट के लिए। सॉरी इंस्पेक्टर, मिताली इस समय स्टेटमेंट देने की हालत में बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर साहब, वो विक्टिम है और हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है कि उसके साथ क्या हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ। इंस्पेक्टर, उसके फेस पर हाई ग्रेड एसिड फेंका गया है। 72% बर्न हो चुका उसका फेस। कान के पर्दे पिघल चुके हैं, उसके नाक पिघल चुकी है, वॉइस बॉक्स गायब हो चुका है और उसकी दोनों आंखें बुरी तरह से डैमेज्ड हैं। इसलिए न वो तो बोल सकती है, न सुन सकती है और न ही देख सकती, और इस समय वो बेहोशी की हालत में है। इसलिए वो आपको स्टेटमेंट नहीं दे सकती। आपकी छोटी बेटी सोनाक्षी, उसने देखा था उन तीनों को। हम उसका बयान लेंगे। हमरा सपन ऐसा काम करिए नहीं सकता है साहब। अपना बेटा को बुलवाइए। ये तो साहब कल रात को बाहर चला गया काम के सिलसिले में। उसके काम करने का ठिकाना कहाँ है? साहब हमारा बेटा काम ढूंढ रहा है, बहुत मेहनत करता है साहब हमारा बेटा। हम लोग भी बहुत मेहनत करते हैं मुजरिम सबको ढूंढने के लिए। अपने बेटा को कहिएगा कि थाना में आके हाजिरी दे जाए, नहीं तो हम लोग का मेहनत शुरू हो गया ना तो फिर रुकने का नाम नहीं लेगा। बुझ रहे हैं? सर पड़ोसी बता रहे हैं अजय का पूरा परिवार निकल गया है घर लॉक करके। पता लगाओ कहाँ गया। सर हम सोच रहे हैं कि फैमिली वाला आदमी ऐसी हरकत करेगा क्या? आपका बच्चा 17 साल का है और आपको बिना बताए कहीं चला गया। साहब आप जानते तो हैं 17 साल की उम्र में बच्चे कैसे होते हैं, आप तो जानते हैं साहब। साहब हमारा बेटा किसी पे तेजाब नहीं डाल सकता, वो तो बच्चा है। बच्चा है तो बड़े लोगों के साथ क्या घूमता है? जब वो घर आए तो उसको थाने ले आइएगा। साहब एक बात बताना था आपको। कहा है कि वो जो लड़की है ना, उसका बहुत सारे लड़कों से चक्कर है साहब। हमको लगता है कि उन्हीं लड़कों में से किसी लड़के ने ये तेजाब कांड किया है। साहब हमारे लड़के का नाम जबरदस्ती घसीटा जा रहा है साहब। वो नहीं कर सकता साहब, बहुत छोटा है साहब वो।
क्या हालत है डॉक्टर? देखिए, एक बात आपको हम साफ साफ बता देना चाहते हैं। क्या हो गया? मिताली की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। हमारे बर्न्स वार्ड में इतनी सुविधाएं नहीं है कि हम उसकी अच्छी तरह से देखभाल कर सकें। तो फिर क्या करें? मतलब आप क्या सुझाव देते हैं? उसे किसी अच्छे और बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करो। कहाँ लेकिन? आप बोकारो हॉस्पिटल क्यों नहीं ट्राई करते? क्योंकि उनका बर्न्स वार्ड काफ़ी अच्छा है। वहाँ आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज़ मिलेंगी। देखिए, जितनी जल्दी हो सके मिताली को आप बोकारो हॉस्पिटल शिफ्ट करें। इंतजाम हो गया ना? तुम्हारी मामा जी से बात हो गई था? हम नहीं, बाबूजी बात किए हैं मामा जी से और बोले हैं सब इंतजाम हो गया। अरे तू चिंता मत कर माँ, सब हो जाएगा। आप किस डिपार्टमेंट से? मैकेनिकल डिपार्टमेंट से। मिताली, मेरा मतलब पेशेंट जो है ना, मेरी भांजी है, हमारी बहन की बेटी। वार्ड नंबर 6। मुझे मिताली की रिपोर्ट जल्द से जल्द चाहिए। कैसे हालत? देखिए, मैं आप सबको बता दूं कि मिताली का केस बहुत सीरियस है। पर ठीक तो हो जाएगी ना? ये कुछ दिनों, हफ्तों या महीनों की बात नहीं। आपको, हमें और मिताली को सालों तक लड़ने के लिए तैयार होना होगा। इस दौरान कुछ भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं दूंगी। बस इतना ही कहूँगी कि आज से, बल्कि अभी से ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। एक एक दिन देखते जाएंगे, उम्मीद करते रहेंगे। इसके अलावा हम एक्चुअली कुछ कर भी नहीं सकते। हमसे जो बन पड़ेगा हम वो सब करेंगे, डॉक्टर ने कहा। आई नो डॉक्टर, लेकिन हमें फैमिली को इन्फॉर्म करना ही होगा कि अगर उसके बाद भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई तो किसी बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करना ही पड़ेगा। यू राइट डॉक्टर। डॉक्टर जी, कुछ सुधार हुआ का? कोई खास सुधार नहीं है। तेजाब अपना काम पूरी तरह से कर गया है। बड़ी मुश्किल से हम उसे कुछ खिला पिला रहे हैं। बड़ी मुश्किल से वो एक एक सांस ले रही है। हम उसका दर्द कम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका दर्द कोई साधारण दर्द नहीं है। मिताली पहले जैसी हो जाएगी ना डॉक्टर? सॉरी, लेकिन अभी भी मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं। पर हम उससे मिल तो सकते हैं ना? जी, मिल तो सकते हैं, लेकिन उससे कोई रिस्पॉन्स की उम्मीद मत रखिए। नर्स जी कहिए। हम अपना बेटी को देख सकते हैं? अभी अभी उनकी ड्रेसिंग की है। बस एक बार देखना है मिताली बिटिया को। ठीक है, आइए। देखिए कमलनाथ जी,
हम अपना पूरा कोशिश किए लेकिन वो तीनों फरार हो गए। का फरार हो गए? वो तीनों गुंडा लोग हमारी बेटी का जिंदगी तहस नहस कर दी और आप कह रहे हैं कि फरार हो गए? देखिए ऐसा बात नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो तीनों अभी तक हाथ में नहीं आए हैं। अब वो तीनों खुद चल के नहीं ना आएंगे आपके थाने में, पुलिस स्टेशन में? हमसे कब तक बच के भागेंगे? एक न एक दिन धर दबोचेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी बेटी मांस का गोला बन गई है, जला हुआ मांस। वो न सुन सकती है, न बोल सकती है, न देख सकती है और न खा पी सकती है। एक एक सांस लेती है ना तो पूरा डॉक्टर लोग कांप जाता है। और आप कह रहे हैं कि एक ना एक दिन पकड़े जाएंगे? देखिए कमलनाथ जी, मामले की गंभीरता को समझिए। अभी आपको अपना सारा ताकत अपनी बिटिया को संभालने में लगाना है। और उन तीनों को तो हम धर ही लेंगे। ऐसा नहीं कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, साए की तरह उनके पीछे लगे हैं और एक दिन अचानक उनके चेहरा के सामने आएंगे, उनका टिटवा दबा देंगे। लेकिन इन सब से आपको अपनी बिटिया का चेहरा वापस नहीं मिलने वाला है। इसमें सोनाक्षी के भी है। फिर कम पड़ेंगे। कहेंगे अपने भाइयों से अगर, तब तक आप इन्हें तो जमा करा दीजिए। बाबा, हमको भी दीदी को देखने जाना है, हम भी साथ चले हॉस्पिटल? बेटा अभी हम और आशीष संभाल रहे हैं अस्पताल में। दीदी जल्दी से अच्छी होकर घर आ जाएगी, तब देख लेना। पापा, आपसे एक बात कहनी थी। क्या बेटा, बोलो। वो लोग हमको धमकियां देते हैं। कौन लोग? सपन और राम के परिवार वाले। सुने लड़की, अपने बाप से कह के मेरे लड़के के खिलाफ जो कंप्लेंट है उसको वापस करवा दे। मेरे लड़के ने कुछ नहीं किया है, बेकार में उसे फंसाकर हम सबको मरवा रहा कमलनाथ। आपका राम उस वक्त वही था, हमने खुद अपनी आंखों से देखा था। अच्छा, तो अब तुम अपनी आंखें संभाल के रखना। जो एक बार हो गया, क्या चाहती है दोबारा हो? नहीं ना? समझा अपने बाबू को? आप चाहते कहाँ हैं? हाँ? कहाँ चाहते हैं आप? हम अपना पूरा पुलिस फोर्स आपके मोहल्ला में लगा दें आपके प्रोटेक्शन के लिए। देखिए, हमारा एक बेटी के ऊपर तेजाब फेंका गया था, दूसरी बेटी को धमकी दे रहे हैं। बताइए क्या करें, किससे जाएं मदद मांगने के लिए? अपना काम हम कर रहे हैं और उन तीनों को बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। और हम बार बार कहते आए और फिर कह रहे हैं, आपकी छोटी बेटी को कुछ नहीं होगा। उन तीनों ने जो कुछ भी किया वो गुस्से जुनून में इसलिए किया क्योंकि उन्हें आपकी बड़ी बेटी से दिक्कत थी। हमें नहीं लगता कि उन्हें आपकी छोटी बेटी से कोई बैर है। मिताली को बोकारो हॉस्पिटल शिफ्ट किए 1 महीना हो चुका था, लेकिन उसकी कंडीशन में कोई खास सुधार नहीं हो रहा था। वो इस हद तक जल गई थी कि उसे पहचानना नामुमकिन था। लेकिन मिताली के पिता कमलनाथ ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। उनकी बच्ची दर्द से करा रही थी, लेकिन कमलनाथ अपनी बच्ची के पास बैठकर उस दिन का इंतजार कर रहे थे जब वो ठीक वैसी बन जाएगी जैसी वो 1 महीना पहले थी। और दूसरी ओर वो तीनों अपराधी अब भी फरार थे और पुलिस को उन्हें पकड़ने की कोई जल्दी नहीं थी। आईपीसी 326 के तहत यह केस दर्ज हुआ था। यह धारा तब लागू होती है जब अपराधी वॉलंटरली अपनी मर्जी से पीड़ित पर कोई कोरोसिव सब्सटेंस फेंककर उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। इन तीनों अपराधियों ने वॉलंटरली एक 17 साल की लड़की की जिंदगी मौत से बदतर बना दी थी। कानून व्यवस्था वॉलंटरली चुपचाप बैठी हुई थी, मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन मिताली के पिता कमलनाथ का आक्रोश वॉलंटरी नहीं था, वो एक ज्वालामुखी से उमड़ने वाले लावे की तरह था। वो अपराधियों को सजा दिलवाना चाहता था,
लेकिन पुलिस की सुस्त कार्रवाई की वजह से उन्होंने सरकार के दरवाजे पर दस्तक दी। सरकारी दफ्तरों और हॉस्पिटल्स की गलियों में एक बाप धक्के खाता घूम रहा था, अपनी बेटी का दर्द कम करवाने, उसे न्याय दिलवाने। वो ना सुन सकती थी, ना देख सकती थी, ना बोल सकती थी। हर सांस पीड़ा का तूफान था, लेकिन मिताली का दिमाग चल रहा था, 24 घंटे चल रहा था। उसका दिमाग बिखरते शरीर से संघर्ष कर रहा था कि नहीं, टूटना नहीं है, दर्द को मात देनी है, उस जिंदगी को हासिल करना है जो कभी अपनी थी। इसके आगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे कमलनाथ जी। मतलब का हमारी मिताली जिंदगी भर पट्टियों में बंधी रहेगी? देखिए, काफी कुछ किया जा सकता है, जैसे कि स्किन ग्राफ्टिंग, ट्रांसप्लांट्स वगैरह। फिर आप क्या कह रहे हैं कि जो कुछ हो सकता था वो किया है आपने? देखिए, जो हम कर सकते थे यहाँ इस अस्पताल में वो हम कर चुके। जिन ट्रीटमेंट्स की मैं बात कर रही हूँ वो दिल्ली में हो सकती हैं, सफदरजंग अस्पताल में, यहाँ नहीं। और मेरा फर्ज बनता है आपको बताना कि ये इलाज सस्ता नहीं होगा, आपको तैयार रहना होगा। मतलब कितना खर्चा आएगा? बता तो नहीं सकती, पर यकीन कीजिए बहुत खर्चा होगा। कब तक चोरों की तरह भागते रहते? सुना है मामला ठंडा पड़ गया है, पुलिस भी ढीली हो गई। अबे नालायक, हम जब तक नहीं कहेंगे ना, तू घर के बाहर कदम नहीं रखेगा, समझा? अरे पुलिस ठंडी पड़ गई होगी, पर वो सरफरी लड़की का बाप, वो तो ठंडा नहीं हुआ होगा। वो दिल्ली विल्ली जाने की तैयारी कर रहा है, मंत्रियों से मिलेगा तब तेरी समझ में आएगा। ये क्या बात हुई? हम कोई क्रिमिनल है? कोई मर्डर वर्डर किए हैं का? लड़की बहुत अकड़ दिखा रही थी, इसलिए सबक सिखा दिए। अब इसमें कौन सा महापाप कर दिया हमने? सब 2 महीना हो गया, लेकिन अपराधी अभी तक पकड़ा नहीं गया है। हमारी बेटी दर्द से करा रही है। उसे हम धनबाद से बोकारो लाए हैं इलाज के लिए, और अब दिल्ली ले जा रहे हैं। 2 महीना हो गया आपका दफ्तर का चक्कर काटते काटते। मदद मांग रहे हैं ताकि उन तीनों गुंडा लोग को पकड़वाया जा सके। ये कोई नाजायज मांग है का? देखिए, आप शांत हो जाइए, हम आपके इस केस से वाकिफ हैं, हमारी कार्रवाई जारी है। आप यहाँ बार बार आने की तकलीफ क्यों लेते हो? तकलीफ लेनी पड़ रही है साहब, क्योंकि यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, वो अपना काम करने का तकलीफ नहीं कर रहे हैं। भाषणबाजी नहीं समझे? आपको क्या लगता है ये दफ्तर हमने सिर्फ आप ही के लिए खोल के रखा है? सरकार चलती है यहाँ से, आपके जैसे लाखों लोगों की तकलीफें सुननी पड़ती है हमें। आपको सिर्फ आप ही की तकलीफ दिखाई देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात कहें साहब, हम लोग का भी तकलीफ ना आपका तकलीफ है। फिर चाहे एक आदमी का तकलीफ हो, 2 आदमी का तकलीफ हो, या बहुत लोगों का तकलीफ हो। ये बात हमने अपनी बेटी से सीखी है, जिसका चेहरा हम देख नहीं पा रहे हैं। उसने अपना चेहरा खोया क्योंकि गांव का 3 गुंडा लोग बर्दाश्त नहीं कर पाया कि एक लड़की का अपना सोच हो सकता है, अपना दिमाग हो सकता है। उसने अपना चेहरा खोया अपनी गरिमा और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए।
बहुत दुख होता है साहब, जब आप कहते हैं ना कि हमें सिर्फ अपनी तकलीफ की पड़ी है, हमें और भी बहुत सारे काम है देखने के लिए। अरे बेटा सुन, हम बचा लेंगे। अरे सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए। साहब ये कुछ नहीं किया साहब, सुनिए सुनिए तो मेरी बात, आपको गलत फहमी हुआ है साहब। सुनिए साहब, छोटा बच्चा, आपको गलत फहमी हुआ होगा साहब। साहब सुनिए मेरी बात। आ रहा हूं। चल तो रहे हैं। क्या किया क्या इन्होंने? अरे हमारी बात तो सुनो। क्या इन्होंने? अरे बचाओ ना कोई। अरे रुको, अरे क्या हो रहा है, कोई बताएगा हमें? इस संगीन जुर्म के पूरे 2 महीने के बाद इन तीनों अपराधियों को ढूंढ निकाला गया, और वो भी टॉप लेवल से ऑर्डर्स आने के बाद। फिर शुरू हुई चार्जशीट की प्रोसेसिंग, और दूसरी तरफ मिताली को दिल्ली शिफ्ट किया गया बेहतर इलाज के लिए। ये उसकी मौजूदा हालत है। हमारी बेटी का चेहरा क्या पहले जैसा बन जाएगा? देखिए, उसके शरीर के दूसरे हिस्सों से स्किन निकालकर इसके चेहरे पे ग्राफ्ट करेंगे, सिलाकर उसी स्किन से नाक और कान बनेगा। मिताली सब लोगों की तरह जी पाएगी ना? शायद पूरी तरह नहीं। देखिए, असली फाइटर तो आपकी बेटी है, जिसने अकेले सब कुछ झेला है। उसकी बाकी की लड़ाई हम लड़ेंगे। धन्यवाद साहब, लेकिन इसमें खर्च कितना आएगा? जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने नाक को फिर से बना दिया है। डॉक्टर साहब, हमारी बेटी देख कब तक सकेगी? उसकी आंखें आप कब तक ठीक करेंगे? देखिए, इस वक्त कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन आप उम्मीद रखिए। और हाँ, मेरी राय में इनकी आंखों का इलाज यहाँ से बेहतर चेन्नई में हो सकता है। वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा आंखों का हॉस्पिटल है। इस अदालत में साबित हुआ है कि आरोपी स्वपन, अजय और राम ने मिलकर पीड़ित मिताली पर तेजाब से हमला किया, जिसके चलते मिताली गंभीर रूप से घायल हो गई। ये कोर्ट स्वपन और अजय दोनों आरोपियों को आईपीसी की धारा 326 के तहत दोषी पाती है और दोनों को 9 साल की बामुशक्कत सजा सुनाती है। राम के नाबालिग होने के कारण उसे करेक्शन होम भेजा जाएगा। दिसंबर 2005 स्वपन और अजय को 9 साल की सजाए बामुशक्कत सुनाई गई। तीसरा आरोपी राम जुर्म के दौरान नाबालिग था, जिसकी वजह से मजिस्ट्रेट ने उसे जमानत दे दी। राम ने करेक्शन होम में सिर्फ 7 महीने काटे। इन तीनों के लिए क्या यह सजा काफी थी? यह एक अलग ही सवाल है। लेकिन इस फैसले से भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि अदालत के फैसले के 4 महीने बाद, सिर्फ 4 महीने बाद, हाई कोर्ट में स्वपन और अजय की बेल एप्लीकेशन मंजूर हो गई और वो दोनों अपने अपने घर लौट आए एक नॉर्मल जिंदगी बिताने के लिए।
कुल मिला के 4 एकड़ है भाई साहब, और 1 आध एकड़ पीछे वाले हिस्से में और है। भाई साहब बहुत अच्छा नस्ल का गाय है और दूध भी बहुत बढ़िया देती है। बाबूजी सब मजबूरी में हुआ, हो सके तो माफ कर दीजिएगा हमको। अब एक शब्द नहीं निकालना मुझसे। तुम जो कर रहे हो बेटा ठीक कर रहे हो। ये जमीन, ये पैसा किस काम का? अगर हमारे बच्चों के काम ना आए, हम कहते हैं जरूरत पड़े तो ये घर भी बेच देंगे। मिताली के लिए हम सब कुछ करेंगे। हमारे भाइयों ने भेजे। बाबा, मीतू दीदी कैसी है? डॉक्टर लोग कह रहे हैं कि पूरा जोर लगा देंगे। मधु, ये क्या कर रही है? संभालो अपने आप को। अरे अगर हम लोग टूट गए तो हमारी मिताली बिटिया का क्या होगा? मुझे को क्या बचाए जी? नमस्ते चाचा जी। कैसे है बेटी? ठीक है। नमस्ते। नमस्ते महेंद्र जी, कैसे आना हुआ? बिटिया कैसे? बिटिया तो दिल्ली में है, आशीष देख रहा है उसको। बस आज शाम को हम भी निकलने वाले हैं। देखो बुरा मत मानना कमलनाथ, हमें तुमसे एक बात कहनी है। पिछले 9 साल से तुम हमारे किराएदार हो। वैसे हमें अब तुमसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है बड़ा बवाल समझ गया है। बात क्या हो गया? बात यह है कि तुम लोग तो कभी ना कभी घर छोड़ के चले ही जाओगे। हमें तो इसी मोहल्ले में रहना है, और वो तीनों बदमाश भी इसी इलाके में रहते हैं, और उनके घर वाले कभी भी न बच सकते हैं। फालतू के झगड़े में हमें नहीं पड़ना है। और उन तीनों को बेल भी मिल चुकी है, सरेआम घूमते हैं। ये तो तुम जानते ही हो ना। हमें शांति से रहने दो। तुमसे एक विनती है, तुम जो है अपना घर कहीं और ढूंढ लो। बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। ये होती है परिभाषा एक डेमोक्रेसी की, जहां हर नागरिक अपनी जिंदगी निडर होकर अपने ढंग से जीता है, हक से जीता है। लेकिन मिताली के परिवार को अपराधियों के परिवार वालों की धमकियों की वजह से धनबाद छोड़ना पड़ा। वो धनबाद से कोसों दूर जैना मोड़ में जा बसे, जो बोकारो में पड़ता है। और जब दिल्ली जाते मिताली के इलाज के लिए तो धर्मशालाओं में रहते, पर फिर भी अपराधी गिद्ध की तरह से उनके पीछे लगे रहे कंप्लेंट वापस लेने के लिए। और ये टॉर्चर पूरे 2 साल तक चला, 2006 से 2008 तक। लेकिन मिताली का संघर्ष जारी रहा। वो अपने पैरों पर खड़ी हो पाई, 2 शब्द बोल पाई। हाँ बेटा, हाँ। बाबा, हाँ बेटा, मैं कैसे दिख रही हूँ? माँ का तबीयत ठीक नहीं रहता है, कुछ बोलती नहीं है, कुछ करती नहीं है। डॉक्टर लोग बोले कि उसको दिमाग का बीमारी है। कभी कभी रोती बहुत है बस।
डॉक्टर लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी आंखों का इलाज हो जाएगा, लेकिन उसके लिए चेन्नई जाना पड़ेगा। उसका खर्च 3-4 लाख रुपए बता रहे हैं। बेटा सच कह रहे हैं, अब हमारी जेब में 300-400 रुपए भी नहीं बचे। रहने दीजिए बाबा, रहने दीजिए। आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है काफी है। अब ये लड़ाई मैं खुद लड़ूंगी अपने तरीके से। मिताली के गुनहगारों की जिंदगी बिना किसी रुकावट के चलती जा रही थी। स्वपन की शादी हो गई थी, 2 बच्चे हुए। राम दिन भर तफरीह करता और अजय अपने पारिवारिक सुख में मस्त था। लेकिन मिताली वो अपने संघर्ष के एक ऐसे मकाम पर पहुंच गई थी जहां उसे न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। वो पूछ नहीं सकती है कि उसके गुनहगार खुलेआम क्यों घूम रहे हैं। वो पूछ नहीं सकती है कि इतने संगीन जुर्म के बाद भी उन्हें बेल कैसे मिल गई। वो पूछ नहीं सकती है कि क्या ये तीनों फिर से किसी लड़की को तेजाब का निशाना नहीं बना सकते। मिताली कोर्ट से सवाल नहीं कर सकती है, मिताली सरकार से सवाल नहीं कर सकती है, लेकिन सारी दुनिया, सरकार, कोर्ट, मीडिया मिताली से सवाल कर सकते हैं कि वो अपनी मौत की मांग कैसे कर सकती है, यूथनेसिया को अपना हक कैसे कह सकती है। मिताली, तुम 9 साल तक लड़ती रही, अब तुम क्यों गिव अप करना चाहती हो? किसके लिए लड़ूं मैं? अपने चेहरे के लिए या न्याय के लिए? चेहरे के लिए लाखों रुपए चाहिए, वो नहीं है मेरे पास। और इंसाफ के लिए कानून पर भरोसा चाहिए, मेरे पास वो भी नहीं है। मैं जहां भी जाती हूँ लोग मुझे देखकर डर जाते हैं, घिन से अपना मुंह सिकोड़ लेते हैं। और कुछ लोग पूछते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ। मुझे हर बार अपनी डरावनी कहानी उन्हें बयां करनी पड़ती है। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, वो सब लोग अपनी अपनी जिंदगियों में उलझे हुए हैं। मैं भी उनकी तरह, एक आम आदमी की तरह अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ, अपनी जिंदगी में उलझना चाहती हूँ, पर आम तो मैं रही नहीं अब, और खास तो मैं कभी थी ही नहीं। मेरे लोग, मेरा देश, मैं हमेशा से अपने देश को चाहती थी, बड़े होकर कुछ बनना चाहती थी अपने देश के लिए, पर शायद ये देश मुझे नहीं चाहता। मैंने सोशियोलॉजी में पढ़ा था, डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, पर शायद अब मेरी गिनती पीपल में होती ही नहीं है। मिताली की दलीलों ने सैकड़ों हिंदुस्तानियों के जमीर की तार छेड़ दी। झारखंड के एक प्लास्टिक सर्जन ने यह ऑपरेशन निशुल्क करने का ऑफर दिया है, लेकिन बाकी की कॉस्ट बहुत भारी है, लगभग 20 लाख रुपयों की जरूरत है। समाज के हर तबके से, चाहे वो आम आदमी हो या वीआईपीस, दोनों आर्थिक मदद के लिए सामने आए हैं। लेकिन मिताली के गुनहगार वो अब भी बेल पर आजाद घूम रहे हैं। क्या हम पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि हमारा सिस्टम इतना संगीन जुर्म करने वालों के प्रति इतनी नरमी अख्तियार करता है? क्या हम पूछ सकते हैं कि कौन गारंटी दे सकता है कि ये लोग दोबारा से ऐसी हैवानियत नहीं करेंगे? क्या हम ये पूछ सकते हैं कि आईपीसी में एसिड अटैक्स के लिए एक अलग नॉन बेलेबल सेक्शन क्यों नहीं बन सकता, जबकि लॉ कमीशन इसकी रिकमेंडेशन दे चुकी है? और ये कोई पहला एसिड अटैक नहीं है। कुछ वर्षों से ये एक हथियार बन गया है उन कायरों का जिनसे महिलाओं का आत्मविश्वास, उनकी प्रगति, उनका विकास देखा नहीं जाता। ये उन संस्थाओं का हथियार है जो औरतों को डरा धमकाकर अपनी नपुंसकता जताना चाहते हैं, पिछड़ेपन और हैवानियत को बनाए रखना चाहते हैं। इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई ही सिर्फ इस समस्या का पूरा हल नहीं है। क्या हम किसी भी दुकान पर जाकर बिना किसी परमिशन के बंदूक या बॉम्ब खरीद सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर ये तेजाब खुलेआम बाजारों में क्यों बिक रहा है, जबकि वो उतना ही खतरनाक केमिकल है? क्या एसिड की खुलेआम बिक्री को रोकना असंभव है? क्या कानूनी प्रक्रिया को फास्ट ट्रैक और मजबूत नहीं बनाया जा सकता? हाल ही का एक उदाहरण है
इंग्लैंड में एक इंडियन पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्या का कारण ना तो चोरी थी, ना ही दुश्मनी, ना तो हत्यारा मानसिक रोगी था और ना ही नशे में, बल्कि उसने पूरे होशो हवास में मजे लेकर यह हत्या की। उसकी तुरंत गिरफ्तारी हुई, लेकिन कोर्ट में भी इस 21 वर्षीय अपराधी को रत्ती भर का पछतावा नहीं था। यह मुकदमा 1 साल तक चला। मैनचेस्टर कोर्ट ने इस युवक को 30 साल की सजा सुनाई और इस दौरान ना तो उसे कोई बेल मिलेगी और ना ही पेरोल। जज का कहना था कि ऐसे आदमी का समाज में रहना डेंजरस है। क्या आज के केस के अपराधी स्वपन, अजय और राम उतने ही डेंजरस नहीं है? क्या मिताली की दशा मौत से बदतर नहीं है? स्वपन और अजय को सिर्फ 9 साल की सजा सुनाई गई और फिर 4 महीने बाद उन्हें बेल भी मिल गई। राम ने करेक्शन होम में 7 महीने काटे और फिर वो भी बाहर आ गया। ये तीनों एसिड फेंक और इनके जैसे कई और आपके और हमारे बीच आजाद घूम रहे हैं। और आपके और हमारे बीच मिताली जैसे कई विक्टिम्स भी हैं जो अपने चेहरे और इंसाफ दोनों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और ये हमारी 65 साल की डेमोक्रेसी का कटु सत्य है। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और केस के साथ। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।